हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीसी मस्ती एकेडमी में आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2 का ए संबंधित क्वेश्चन, संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी का सार संग्रह। जो पार्ट 2 होगा दोस्तों, ठीक है, पार्ट 1 बन गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको नोट आउट स्टार लगा के कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि वो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे बेस्ट रिजल्ट देने का काम करेगा दोस्तों। बार बार आप रिवाइज करिएगा, एक बार देखने से याद नहीं होता है, बार बार आप उसको देखिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप सभी दोस्तों को आज पार्ट 2 लाए हैं, ठीक है। आप पार्ट 1 बन गया, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इतिहास से एनसीईआरटी का सार जो आपको 6 से लेके 12 तक मिलेगा इसमें, है ना। लेकिन आज का इसमें है दोस्तों, जब कहा जाता है कि जब दुनिया आपकी कमज़ोर समझे तो, जब दुनिया आपको कमज़ोर समझे तो आपको जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। आपको जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इससे ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली 2 तरुण लड़कियां जो थी, प्रीति लता वाडेदार और कल्पना दत्त, ये दोनों महान लड़कियां थी, हमारे देश के क्रांतिकारी, हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली। अंग्रेजों के हाथ ना पड़े इसलिए इन्होंने, प्रीति लता ने क्या कर लिया था, जहर खा लिया था। क्या खा लिया था, जहर खा लिया था। और कल्पना दत्त को क्या मिला, आजीवन कारावास की सज़ा सुना दिया गया, आजीवन कारावास की सज़ा सुना दिया गया, ठीक है। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग 1920 के दशक में में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः शुरू हुई, जो अगले कुछ वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में जारी रहा। 1920 के दशक में हमारे देश में जो गुलामी का दौर छाया हुआ था, अंग्रेज लोग हुकूमत बनाए हुए थे, लेकिन 1920 में जो क्रांतिकारी गतिविधियां फिर पुनः शुरू होना चालू कर दिया। कुछ वर्षों तक विभिन्न भागों में जारी रहा। इसी बीच क्रांतिकारी का अनुभव करने से या हिंसात्मक घटनाओं से कोई दीर्घकाल लाभ नहीं हुआ। उनको लगा कि मैंने इतना मारपीट किया, इतनी सारी घटना हुआ, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, चलो अब कुछ न कुछ अलग धारा यानी विचार, समाजवादी विचारधाराओं को अपनाओ, उससे कुछ निष्कर्ष निकालने का काम होगा। भगत सिंह उनके मित्र देश में सामाजिक क्रांति लाने के लिए किसानों और मजदूरों को संगठित करने का काम किया। भगत सिंह और उनके कुछ मित्र ने सोचा कि अब इस तरह से काम करने से नहीं होगा, इसलिए आपको किसान और मजदूरों को एक करना होगा और उसके जनहित के लिए हम सब आवाज़ बनाना होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश नेता क्रांतिकारी के तारीखों के विरोध थे। अधिकांश लोग संघर्ष और हिंसात्मक तरीकों को अपनाया। बहुत से लोग क्रांतिकारी तरीकों का विरोध करते थे कि ठीक नहीं, विरोधी थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, अहिंसात्मक तरीकों अपनाओ और इस जंजीर से छूट पाओ। जब नव संघर्ष शिथिल पड़ गया तो क्रांतिकारी की गतिविधियों देश ने लड़ाकू वातावरण पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जब संघर्ष बहुत बार किया गया, देखा कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो फिर से क्रांतिकारी लोग अपने अपने दम पर भूमिका निभाने का काम किया। 20वीं सदी के तीसरे दशक में युवा नेता एक नए समूह का उदय हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तरुण नेताओं ने जनता को संगठित करने पर जोर दिया, राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट करने का योगदान दिया। 20वीं सदी में जो नए नए उभर के लोग आ रहे थे, वो गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपना रहे थे। जनता को संगठित करने का आंदोलन चला रहे थे। सोच रहे थे कि एक जगह से नहीं, पूरे देश के पूरे
समर्पित जब तक नहीं होंगे तब तक हम लोग का काम बनने वाला नहीं है। नए नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि सर्वोच्च सत्ता जनता में हित है। सर्वोच्च सत्ता कहाँ, जनता में हित है। जो नए नए नेता बने बोले कि जनता ही सबसे सर्वमान होगा। राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता के आकांक्षाओं को साथ जोड़ने पर सफल हो सकता है। माने राष्ट्रीय आंदोलन जो करेंगे उसमें आम जनता को जोड़ेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, भारत दरिद्रता और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आज़ादी प्राप्त करना आवश्यक है। कहा कि ऐसे नहीं, भारत में जो दरिद्रता है, पिछड़ेपन है, इसको अगर हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम लोग आम जनता सब एक साथ हो जाएंगे, तभी हम लोग आज़ादी मिलेगा। आज़ाद करने के एक साथ आना होगा। उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज की पुनर्संरचना, दरिद्रता, पिछड़ेपन समाप्त करना एवं समानता न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना। नए नेताओं को देश के जवानों को अधिक प्रभावित किया। जो नेता थे वो कह रहे थे कि हमारे देश में जितनी सारे लोग हैं, दरिद्रता, पिछड़ेपन, समानता, असमानता, न्याय से जूझ रहे हैं, वो हमारे देश के जो नेता थे, आने वाले जो नौजवान को उन्होंने प्रेरित किया और आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन के तरुण नेताओं ने समाजवादी विचारधारा और रूसी क्रांतिकारी का गहरा प्रभाव पड़ा था। दोस्तों याद रखिएगा, सोवियत संघ साम्राज्यवाद विरोधी विदेश नीतियों और रूसी क्रांतिकारी के बाद सोवियत संघ ने एशियाई भागों में क्रांति की प्रगति उन्हें अधिक प्रभावित किया। नई पीढ़ी के नेताओं में सबसे प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। नई पीढ़ी के नेताओं में सबसे प्रमुख नेता जो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू ने और मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। जवाहरलाल नेहरू किनके बेटे थे? मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू जो थे कांग्रेस के भी प्रमुख नेता हुआ करते थे और उन्हीं का बेटा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये सब नए पीढ़ी के बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त किया था। कहाँ से? इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त किया था। कितना में जन्म हुआ था? 1889 में जन्म हुआ था और जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त किया था। कहाँ से? इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है। भारत लौटने पर गांधी जी के संपर्क में आए। जब भारत इंग्लैंड से आए तो गांधी जी के संपर्क में आए। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से प्रभावित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए और उनकी दृष्टि से जनता की स्थिति सुधरने और संघर्ष आवश्यक हो गया। समझिएगा बात को। जब उनका दृष्टि पड़ा जनता, आम जनता पर, दोनों का साथ मिला तो जनता आज़ादी की ओर अग्रसर हो गया। वे पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने भारतीय राजाओं द्वारा शांति राज्यों का जनता का कष्टों का महसूस कराने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में आरंभ हुए संघर्ष आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में मदद की। यानी जवाहरलाल नेहरू ने राजाओं द्वारा जो शासित राज्य था आरंभ हुआ, क्या हुआ? वो दोनों साथ में मिलकर जो हमारे देश के विभिन्न भागों में जो कब्जा कर करके अपने अपने राजपाट चला रहे थे और जो राजपाट चलाने के बाद जो हमारे देश की जवाहरलाल नेहरू थे उसको उन्होंने प्रेरित किया। प्रेरित करने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। ठीक है। गांधी जी पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय जनता की आज़ादी का संघर्ष सबसे बड़ा नेता बन गए।
हमारे देश के कैसे आज़ादी होगा, इसके नेता उभर करके सामने आए। इसका नेता उभर करके जवाहरलाल नेहरू सामने आ गए हैं। ठीक है, अब आते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के उड़ीसा के 1897 में हुआ था। याद रखिएगा, कटक किससे संबंधित है, तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। जन्म कब हुआ था, 1897 में हुआ था। उनके पिता क्या थे, वकील थे। उन्हें राय बहादुर की पदवी दी गई, उन्होंने बाद में लौटा दी। सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड चले गए थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस थे जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए और सफल विद्यार्थी में चौथा स्थान प्राप्त किए। सफल विद्यार्थी में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, चौथा स्थान प्राप्त किए थे। कब, 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, कुछ सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को सुभाष चंद्र बोस को गहरा आघात पहुंचा दिया। 1921 में वे भारत लौट आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए और चौथा स्थान प्राप्त किए, लेकिन वहां से भारत में जब सुने कि 1919 में एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, तो सुभाष चंद्र बोस को बोले बहुत गहरा आघात हुआ, उनको बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि अब ऐसे मेरा देश नहीं चलेगा। उन्होंने 1921 में भारत लौट आए। कब, 1921 में, और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920-22 में भाग लिया और दौरान चित्तरंजन दास से संपर्क में आए। किसके साथ संपर्क में, चित्तरंजन दास के संपर्क में आए। वे राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे जो नेताजी के नाम से लोकप्रिय हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़े नेता थे जो नेताजी के नाम से लोकप्रिय हो गए दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं आगे। 1924 में उन पर क्रांतिकारी मदद करने का आरोप लगाया गया और 3 साल का जेल में डाल दिया गया। किनको, सुभाष चंद्र बोस पर क्रांतिकारियों की मदद करने का आरोप लगाया गया और 3 साल की सलाखों के पीछे उनको डाल दिया गया। इधर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन का एक नई विचारधारा के नेता थे। ये दोनों जो नेता मिले, राष्ट्रीय विचारधारा का एक नेता बन गए थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष अति तीव्र करना चाहते थे, जोर शोर से करना चाहते थे कि हमारे देश की जो आज़ादी हो और आगे निकल सके। माने हमारे देश का जो आज़ादी हो उसको पैगाम तक आज़ाद कराने के लिए हम पहुंच सके। वो कांग्रेस के स्वराज उद्देश्य से संतुष्ट नहीं थे। स्वराज का अर्थ होता है साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना। स्वराज का अर्थ क्या होता था, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना। अतः यह पूर्ण आज़ादी नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना होना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन का जो उद्देश्य होगा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना चाहिए और आम जनता के सक्रिय सहयोग से इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा ना, तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इधर आ गया साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन आयोग नियुक्त किया गया, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। उस कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहते हैं। उसी के नाम पर इस कमीशन का नाम रखेगा, सर जॉन साइमन नाम से जाना जाता है। यह कमीशन सभी सदस्य अंग्रेज थे। कौन थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। उन्हें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया, कमीशन की नियुक्ति से सारे देश में विरोध की लहर दौड़ पड़ा।
जब साइमन कमीशन 1919 में आया और एक भी सदस्य अंग्रेज नहीं थे तो हमारे देश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इसका, और सोचा कि तो हमारे देश की, हमारे साम्राज्य के विरुद्ध है। एक भी सदस्य हमारा भारत का नहीं है। इसी कमीशन को लेकर के हमारे देश में क्या विरोध की लहर दौड़ पड़ा दोस्तों। 1927 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ। 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस कमीशन का बहिष्कार किया गया। कांग्रेस साइमन कमीशन को क्या किया गया? बहिष्कार किया गया, निर्णय लिया गया, और मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला लिया था। मुस्लिम लीग ने भी कमिश्नर को, साइमन कमीशन को बहिष्कार करने का फैसला किया। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण इसे कमीशन का व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। कोई भारतीय सदस्य नहीं रहने के कारण इसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। उस दिन देश के लगभग सभी भागों में हड़ताल हुई। उस दिन दोपहर कमीशन को बहिष्कार की घोषणा करने के लिए सारे देश के सभाओं आयोजित किया गया। 3 फरवरी 1928 को जब भारत पहुंचा, उस दिन देश के लगभग सभी भागों में हड़ताल हुई। उस दिन दोपहर को कमीशन को बहिष्कार की घोषणा हुआ। सारे देश की सभाओं आयोजित किया गया। कमीशन जिस स्थान पर गया वहाँ उसके विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन हुआ। कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ तीव्र प्रदर्शन हुआ, हड़तालें हुई। लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ। पुलिस की बर्बरता का शिकार को झेलने पड़ा गोविंद वल्लभ भाई पंत को और जवाहरलाल नेहरू को। डॉक्टर एम.एस. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन प्रस्ताव पास करके घोषणा किया है कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के एक प्रस्ताव, मैंने कांग्रेस का मद्रास में एक अध्यक्षता किया गया, उसमें एक घोषणा कर दिया गया कि भारतीय जनताओं को लक्ष्य सिर्फ होना चाहिए स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और एस सत्यमूर्ति ने इसको अनुमोदित किया। एस सत्यमूर्ति ने इसका अनुमोदन किया, पूछेगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? पूर्ण स्वतंत्रता का पेश किया और एस सत्यमूर्ति ने इसका अनुमोदन किया। पूर्ण स्वराज की मांग को तेज करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक संगठन का 1942 में स्थापना हुआ। इस जोर तोड़ से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना किया गया 1942 में। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आयंगर, सत्यमूर्ति, शरत चंद्र बोस, कई नेताओं ने इसका नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व कर रहे थे। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। उनकी अध्यक्षता में 1928 में कांग्रेस का अध्यक्षता कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में कई नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने के साथ साथ कांग्रेस पर जोर डाला गया। बोला अब इससे नहीं चलेगा काम, पूरी आज़ादी को जोर तोड़ से चलना होगा, हमारी पार्टी को जोर लगाना होगा, हमारी पार्टी को जितने सारे नेता हों उसको और आगे बढ़ाना होगा, तभी हमें आज़ादी मिल सकता है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1928 में हुआ था तो इनके पिताजी किए थे। जब 1929 में हुआ तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन के थे? जवाहरलाल नेहरू के थे। गांधी ने 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया
कि जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस को संविधान की धारा स्वराज शब्द का अर्थ होगा, यानी धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। पूर्ण स्वाधीनता, ठीक है। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया। कांग्रेस ने क्या किया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का घोषणा कर दिया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को दिन संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया गया। भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना गया दोस्तों। 26 जनवरी 1930 को इस दिन संपूर्ण देश की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और भारतीय जनता के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा। 26 जनवरी को विशिष्ट महत्व के कारण इसे संविधान लागू करने का दिन रूप से चुना गया। यह प्रतिवर्ष गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है अभी। अब हम लोग आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, तथ्य आएंगे, उससे देखेंगे। 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 1930 में आरंभ हुआ। यह आंदोलन गांधी का प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। 1930 में जो स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी का नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 आरंभ हुआ था। यह आंदोलन गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था दोस्तों। 12 मार्च 1930 को गांधी ने अहमदाबाद में अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल चलते गए। बार बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा पैदल चल चुके थे, यात्रा कर चुके थे, पैदल यात्रा कर चुके थे। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है दांडी दोस्तों। गांधी की और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। समुद्र के पानी को वाष्पीकरण करने के बाद नमक का उठाकर गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। समुद्र के पानी को वाष्पीकरण कर करके नमक को बनाए, नमक बना करके उसी तरह से गांधी ने नमक कानून तोड़ने का प्रस्ताव पारित किया। नमक के उत्पादन पर सरकार एकाधिकार था, इसलिए किसी के लिए नमक बनाना गैर कानूनी था। वाह, अंग्रेज कितना चालाक था कि नमक सरकार बना सकता है और दूसरा कोई नहीं बना सकता, एक गैर कानूनी है। नमक कानून तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। जब नमक कानून टूटा ना, तो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तमिलनाडु के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा को जगह तिरुचिरापल्ली वेदारपुर तक यात्रा की। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, उधर गांधी जी कर रहे थे दांडी यात्रा, इधर तमिलनाडु के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दांडी यात्रा कर रहे थे। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक गए थे यात्रा के। धरासान गुजरात से सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध कवयित्री, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। गुजरात में धरासाना पड़ता, धरासाना, जो सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध कवि थी, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे नमक के सरकारी भंडारक ग्राहकों को हिंसात्मक यात्रा का नेतृत्व कर रही थी। देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़ताल हुई, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार हुआ। बाद में लोगों ने कर देने से मना कर दिया था दोस्तों। देश में प्रदर्शन हुआ, हड़ताल हुआ, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार हुआ, बाद में लोगों ने कर देने से मना कर दिया। सभी प्रमुख नेताओं ने गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष भीतर कभी 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया। कितना बड़ा क्रूरता, 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व
खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, सीमांत गांधी के नाम से जाना था। पश्चिम सीमा पर आंदोलन का सबसे बड़ा नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसे सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया था। साइमन कमीशन पर सुझाए गए सुधारों पर मैंने जो साइमन कमीशन है उस पर अब सुधार करना है, उस पर सुझाव लाना है, इसलिए उन्होंने 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आयोजित किया गया था। कांग्रेस के उस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया, परंतु भारतीय राजाओं और मुस्लिम लोग, हिंदू महासभा, कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि ने उसमें शामिल हुए हैं। कांग्रेस उस सम्मेलन को बहिष्कार कर दिया था, लेकिन भारत के जो राजाओं थे, मुस्लिम लीग थे, हिंदू महासभा थे, कुछ अन्य संगठनों ने उसमें शामिल हुए थे। वायसराय इरविन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को सहमत कराने का प्रयास किया। बताइए, कांग्रेस ठुकरा दिया था, लेकिन वायसराय इरविन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कराया। उसमें कांग्रेस को कहा आप आइए, कांग्रेस को सहमत कराने का प्रयास किया। गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का स्वीकार कर लिया जिसके खिलाफ हिंसा का आरोप नहीं हुआ थे। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार कर लिया। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की मानने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में जो कराची में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन। कराची का 1931 में अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस का वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सोचे कि क्यों न मान लिया जाए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया और 7 दिसंबर 1931 को तक चले थे। 1 दिसंबर 1931 तक, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चले थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों को और आर्थिक नीतियों को बारे में महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हुआ था उसमें मौलिक अधिकार, आर्थिक नीतियों पर विशेष बल दिया गया था। दोस्तों, प्रस्ताव उन मौलिक अधिकारों की बात कही गई जिन्होंने जाति धर्म भेदभाव के बिना जनता को प्रदान करना वादा किया गया था। कहा ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ जातिवाद है, धर्म का भेदभाव है, सभी को अलग रखना होगा, तभी ये चल सकता है। प्रस्ताव में कुछ उद्योग राष्ट्रीयकरण, भारतीय उद्योग को विकास, मजदूर किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का स्वीकार किया गया था। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें एकमात्र भाग लेने वाले कौन थे? गांधी जी। गांधी जी अतिरिक्त अन्य भारतीय ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय राजाओं, हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदाय नेता भी शामिल थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में असफल रहा। गांधी के भारत लौटने के पश्चात 28 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर दिए गांधी जी, जिसके अंदर गांधी और दूसरे नेताओं गिरफ्तार हुए। लगभग 1,20,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। आंदोलन 1934 में वापस ले लिया गया। बाप रे बाप, 1,20,000 लोगों को जेल में डाल दिया था। देशी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन, भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेश, ब्रिटिश भारत के अतिरिक्त भारतीय जवान और राजाओं द्वारा रियासतों भी थी। ये रियासत पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे। अंग्रेजों अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए इन रियासतों को बनाए रखना चाहते थे। इन रियासतों की संख्या करीब 562 था। इनमें कितना? 562 था। भारत की करीब 20% आबादी बसी हुई इसी में था।
जम्मू कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद जैसे कुछ तत्कालीन यूरोप के कुछ राज्यों में से भी बड़े थे। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद जैसे कुछ राज्य जो थे, यूरोप के कुछ राज्यों से भी बड़े बड़े राज्य थे। अधिकांशतः रियासत जनता की दशा सौ प्रदेश की जनता की दशा के नियंत्रण था। अधिकतर राजाओं अपनी रियासतों को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। ये राजा विलासिता जीवन व्यतीत कर रहे थे। अधिकतर राजा थे जो अपनी संपत्ति को निजी संपत्ति समझते और भोग विलास की जीवन व्यतीत कर रहे थे। शिक्षा के प्रसार, गरीबी दूर करने और जनता का जीवन स्तर सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। राजाओं था जो जैसे चल रहा था चलने दे रहा था। शिक्षा दीक्षा उस समय नहीं था, गरीबी दूर करना उस समय नहीं था, जनता का जीवन व्यस्त व्यस्त हो रहा था, इससे कोई मतलब राजाओं को नहीं था। अनेक रियासत में अभी भी कई अमानवीय प्रथाएं जारी थी, जैसे बेगारी की प्रथा, यानी बिना मजदूरी दिए लोगों को काम करवाने की प्रथा, बेगारी की प्रथा प्रचलित है। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तो रियासतों के लोगों ने जागरूकता आने लगी। वे जनतांत्रिक अधिकार और जनतांत्रिक सरकार की मांग करने लगे। लोगों को अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इन राजाओं में प्रजा मंडल जैसे संगठन स्थापित किए। आरंभिक संगठन प्रजा बर्मा आदि के नेतृत्व में राजस्थान की रियासतों पर स्थापित हुआ। राजस्थान के जितने रियासत थे सभी लोगों पर इसका प्रभुत्व डाला। रियासतों की जनता के सभी संगठन ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस से कृत हुए। बलवंत राय मेहता जिन्होंने भावनगर, गुजरात, पन्ना मंडल में स्थापना की गई, संगठन के सचिव बने थे। दोस्तों, इस संगठन की मांग भारतीय राजाओं रियासतों भारतीय राष्ट्र अंग माना जाना चाहिए। 20वीं सदी के चौथे दशक में भारतीय रियासतों की जनता का आंदोलन का अत्यधिक शक्तिशाली बन गया था। यहाँ के जितने राजाओं थे सब आंदोलन करना चालू कर दिया और 20वीं सदी तक शक्तिशाली बन गया था जनता का आंदोलन, अत्यधिक शक्तिशाली। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे राजस्थान के जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, उड़ीसा में सारंगधर दास, श्रवणकोर में एनी मस्करैन। अलग अलग जगह से अलग अलग नेताओं थे। पद्माथानु पिल्लाई जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। हैदराबाद में स्वामी रामानंद तीर्थ थे। अलग अलग देश से, अलग अलग राज्य से अलग अलग नेताओं थे। दोस्तों, राजा महाराजाओं ने सबने अवज्ञा आंदोलन को कुचलने में भी अंग्रेजों की मदद की। वाह, हमारे देश के ये राजा कैसा था। राजा महाराजाओं ने सबने अवज्ञा आंदोलन को कुचलने में अंग्रेजों को मदद किया था। क्या है, धन है देश का राजा। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी के आंदोलन का कमजोर करने के लिए भारतीय रियासतों का इस्तेमाल किया था। हमारे देश के जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, देश के नेताओं ने भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन को संचालित कर करके, जिसमें सबने अवज्ञा आंदोलन था, गांधी जी शुरू किया था। इस सबने अवज्ञा को आंदोलन को कुचलने के लिए हमारे देश के जो राजा महाराजा थे उसको दबाने का काम किया था। बताइए कैसा राजा था यहाँ। अंग्रेज तो चाह रहा था कि भारतीय रियासतों को इस्तेमाल करो और इस आंदोलन को कुचलने का पूरी प्रयत्न लगाएगा। वो जब देश आज़ादी प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच गया तो कई राजा महाराजा ने दावा किया कि उनकी रियासतें स्वतंत्र है, उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है। वाह, कैसा राजा है। राजा महाराजा ने कहा कि नहीं, मेरा देश स्वतंत्र है। जब देश की आज़ादी प्राप्त करने की स्थिति पहुंच गया तो कई राजा महाराजाओं ने दावा किया कि उनकी रियासतें स्वतंत्र है, उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है। वाह, यहाँ के धन है। कांग्रेस ने कई वर्षों तक रियासतों के मामले में हस्तक्षेप न करने का नीति अपनाई।
सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता 1938 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की घोषणा की गई। इसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित संपूर्ण देश के लिए लागू कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की घोषणा किया गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रियासतों को सहित संपूर्ण देश के लिए किया गया। जवाहरलाल नेहरू को जो कई वर्षों तक रियासतों की जनता के संघर्ष के सहयोग दे रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने जो कई वर्षों से रियासतों की जनता के संघर्षों को सहयोग दे रहे थे। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गए। ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन कायम रखने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता में फूट डालने का प्रयास किया। देखिए अंग्रेजों को कैसा चाल चलना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन कायम रखने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए, यानी राष्ट्र का जो आंदोलन था कमजोर करने के लिए, अपनी शासन को कायम करने के लिए भारतीय जनता में फूट डालने का प्रस्ताव किया। उनकी एक चाल था सांप्रदायिक प्रोत्साहन देना। सांप्रदायिक से प्रेरित होकर मुस्लिम लीग, देखिए यहाँ पे 1906 में हिंदू महासभा 1915 में स्थापना किया। मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में हुआ और हिंदू महासभा स्थापना 1915 में हुआ। देखिए कहाँ चल रहा है अंग्रेज चाल। सांप्रदायिक का जहर 1920 के बाद तेजी से फैलने लगा। हिंदू और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन के आंदोलन शुरू हुआ। विभिन्न जातियों के लोग तनाव पैदा हो गया। पार अंग्रेज। हिंदू और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन का आंदोलन शुरू हुआ। विभिन्न जातियों को अक्सर तनाव पैदा कर दिया। 1920 के दशक में धर्म के नाम पर दंगे हुए, बेकसूर लोग मारे गए। 1924 में गांधी जी 21 दिन की अनशन कर शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। क्या है अंग्रेज का चाल, देख रहे हैं। 1920 के दशक में धर्म के नाम पर दंगा हुआ, अनेक बेकसूर लोग मारे गए। 1924 में गांधी जी ने 21 दिन का अनशन करके शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। दोस्तों 1931 में कानपुर के सांप्रदायिक दंगे हुए। राष्ट्रीय आंदोलन को एक प्रमुख नेता गणेश शंकर विद्यार्थी शांति स्थापित करने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्रों में, परंतु उन दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शहीद हो गए थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी शांति स्थापित करने के लिए कूद पड़े आंदोलन में, लेकिन वो क्या हो गए, शहीद हो गए कानपुर में। 1916 में कुछ वर्षों तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर काम किया था। मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन उस स्थान पर उसी समय करने का शुरू किया जहां कांग्रेस अधिवेशन होते थे। जहां कांग्रेस का अधिवेशन होता था, मुस्लिम लीग भी उसी जगह पर उसी समय अधिवेशन करने का प्रस्ताव पारित कर रहा। 1924 में यह प्रथा बंद हो गई। उसी समय हिंदू महासभा सक्रिय हो गई। सिखों के बीच सांप्रदायिक नेता मांग करने लगे। सिखों के जो नेता थे वो अपना मांग करने लगे। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रथा पहले आरंभ की गई। 1932 में सिखों पर भी ये लागू कर दिया गया। मुसलमान अलगे मांग रहा था, सिख अलगे मांग रहा था, हिंदू अलगे मांग रहा था। जिस दौर में आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए हजारों लोग जेल पहुंच गए, उस समय सांप्रदायिक संगठन अलग रहे। कभी उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया। बाहर देश के जवान। जिस दौर में आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए हजारों लोग जेल में पहुंच गए, उस समय सांप्रदायिक संगठन अलग रहे। कभी कभी उन्हें ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया। उस समय सांप्रदायिक संगठन जो मुस्लिम लीग था, ब्रिटिश का सहयोग किया, ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन के समय सांप्रदायिक दलों के कुछ नेताओं ने साइमन कमीशन का स्वागतम किया।
साइमन कमीशन का यहाँ विरोध कर रहा था, लेकिन सांप्रदायिक दल के जो नेता थे इसको स्वागतम किया, ये ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी भारतीयों की समानता के अधिकार पर, भारतीय समाज सुधार पुनर्निर्माण पर जोर दिया, परंतु सांप्रदायिक दल सामाजिक सुधार को विरुद्ध थे। सभी भारतीय हित के समान नहीं होते थे। मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों का एक राष्ट्रवादी नेता थे। बाद में मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता बन गए। ज़्यादातर मुसलमान ने पृथक राज करने की मांग कर दिया। आज़ादी के संघर्ष में दूसरे समुदाय के लोग की तरह मुसलमान ने भी भाग लिया। ब्रिटिश सरकार का दमन को उन्होंने भी झेला, मुसलमानों ने भी ब्रिटिश दमन को झेला। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम नेता थे, जिन्हें स्वतंत्रता के लिए फांसी दिया गया था। अशफाक उल्लाह खां, याद रखिए, स्वतंत्रता के लिए फांसी दिया गया। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम नेता थे। कांग्रेस ने मुस्लिम की अत्यधिक संख्या थी। किसान और मजदूर के लिए संगठन के समान सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सभी समुदाय के लोगों को एकजुट किया करता था कांग्रेस। राष्ट्रीय आंदोलन, अनेक महान नेता मुस्लिम थे। मुसलमानों के अधिकांश धार्मिक नेता मुस्लिम लीग और पृथक राज की मांग के विरोधी थे। बहुत सा राजनेता जो थे मुसलमान को बोले कि नहीं, दो राष्ट्र नहीं चाहिए, उसका वो विरोध कर रहे थे। उन्होंने पहचाना कि मुसलमानों का भविष्य अन्य भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है तथा तत्कालिक समस्या विदेशी शासन को समाप्त करना है। बहुत सारे नेता थे उससे विरोध कर रहे थे कि नहीं, हम लोग को दूसरा राज्य नहीं चाहिए, दूसरा राष्ट्र नहीं चाहिए। हम लोग को यह देखना होगा कि हमारे देश पर जो अंग्रेज शासन कर रहा है उसको भगाने का प्रयास करना चाहिए, विदेशी शासनों को भगाने का प्रयास करना चाहिए। मुसलमान, हिंदू और सिख, ईसाई दूसरे धर्मों के लोगों को सामने एक समान समस्या थी कि गरीबी और पिछड़ेपन, असमानताओं की समस्या बहुत बड़ा था दोस्तों। 1930 के दशक के अंत तक मुस्लिम लीग हिंदुओं के सांप्रदायिक संगठन का कोई खास प्रभाव नहीं था। अब आते हैं हम लोग दलित आंदोलन के बारे में। सुधार आंदोलन के एक प्रमुख नेता हिंदुओं के मध्य तथाकथित निम्न जाति का उद्धार करना चाहते हैं। इन आंदोलन को निम्न जातियों को उत्पीड़न के प्रति लोगों को जागरूक करने का अस्पृश्यता सर्वनाक खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा था। अस्पृश्यता था मैंने छूने से छुआ जाएगा, आहा क्या है, आज भी एक कुछ न कुछ जगहों पर चल रहा है दोस्तों। इसको समाप्त करना, सोचने की विचार क्षमता अलग है। अछूत जातियों के लोग मंदिर में प्रवेश के लिए महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में कई अभियान आयोजित किए गए। पेरियार के नाम से लोकप्रिय हुई रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। दलित वर्ग आंदोलन के प्रमुख नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे। दलित वर्गों के उद्धार और उत्थान के लिए उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, पत्रिकाएं निकाली, संस्थाएं स्थापित की। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, दलित वर्गों के हितों के लिए मांग उठाई। गांधी जी ने अस्पृश्यता की कुछ कुप्रथाओं को समाप्त करने का काम बड़ा महत्व दिया। उन्होंने अस्पृश्यताओं को विरोध कई संगठन स्थापित किए थे। अस्पृश्यताओं को उन्होंने हरिजन नाम दिया था, मगर इसी नाम की एक पत्रिका निकाली। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने तथाकथित अस्पृश्यताओं के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा किया गया। राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार के इस नई घोषणा का विरोध किया। इन नेताओं ने सरकार की इस नई घोषणा का जो विरोध किया, गांधी ने उस समय जेल में थे। जेल में इस निर्णय के विरुद्ध अनशन आरंभ कर दिया, जेल में ही आरंभ कर दिया था दोस्तों। गांधी जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता जड़ मूल से उच्छेदन हो, इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है। इसके लिए जीवन त्यागने
में मुझे प्रसन्न होगी। कितना अच्छा बात लिखे। गांधी जी ने कहा था कि मैं कि अस्पृश्यता जड़ मूल से उच्छेदन हो, यानी जड़ मूल से समाप्त हो। इसके लिए मेरा जीवन पूरी तरह से समर्पित है। अगर इसके लिए मैं जान भी दे दूं ना तो कम पड़ जाए। मैं प्रसन्न रहूंगा। अंततः एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन निर्णय का वापस ले लिया गया। उसी के साथ यह तय हुआ कि तथाकथित अस्पृश्यता जाति के लोग पर्याप्त प्रतिनिधि की व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्गों का संगठन भारतीय समाज के दलित समुदाय का उद्धार के लिए कार्य करते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और विश्व राष्ट्रीय आंदोलन के बाहर दुनिया की घटनाओं विचारों से हम प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे। दूसरे कई देशों को लोग भारत की आज़ादी के लिए सहयोग दिया। दूसरे देशों में भारतीय ने स्थानीय लोगों के मदद के लिए संगठन स्थापित भी किया। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय मांग हेतु प्रबुद्ध अंग्रेजों को समर्थन जुटाने के लिए 19वीं सदी के अंतिम दौर में इंग्लैंड में एक संगठन स्थापित किया। बाद में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य देशों में इंडियन लीग की स्थापना हो गया। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय मांगों को अंग्रेजों का समर्थन जुटाने के लिए 19वीं शताब्दी में अंतिम दौर में इंग्लैंड में भी एक संगठन स्थापित कर दिया। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य देशों में भी इंडिया लीग का स्थापना किया गया। ब्रिटेन इंडिया लीग के साथ अनेक मजदूर समाजवादी नेता विचारधारक संबंधित रहे। भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता सहयोग प्राप्त करने में कृष्ण मेनन ने प्रमुख भूमिका निभाया था। भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता का सहयोग प्राप्त करने में पीपी के कृष्ण मेनन प्रमुख भूमिका निभाया था। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख विशेषता यह था, इसने किसी भी अन्य देश या ब्रिटेन की जनता विरुद्ध घृणा पैदा की। इन्होंने महान श्रेय गांधी जी को जाता है। प्रेम, विश्व बंधुत्व का प्रचार किया और घृणा आधारित कार्यों को निंदा किया। कौन? गांधी जी ने। भारतीय जनता ने अपने संघर्ष को अन्य लोगों को स्वाधीनता, जनतंत्र, सामाजिक समानता के लिए संघर्ष में एक भाग को समझाने का प्रयास किया था। कौन? गांधी जी। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने का जवाहरलाल नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाया था। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने का जवाहरलाल नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाया था। दोस्तों, उन्होंने भारतीय जनता को विश्व में हो रहे विकास से अवगत कराया। आज़ादी और जनतंत्र के लिए लड़ रही दूसरे देशों को जनता के साथ संबंध स्थापित किया। यही थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि आज़ादी अविभाज्य है। किसी भी देश को आज़ादी तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती है जब तक प्रत्येक राष्ट्र आज़ाद न हो। उसी प्रकार जनतंत्र, खुशहाली तथा शांति अविभाज्य है। उन्होंने कहा कि आज़ादी अविभाज्य है, अर्थात किसी भी देश की आज़ादी तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती है जब तक प्रत्येक राष्ट्र आज़ाद न हो। उसी प्रकार जनतंत्र, खुशहाली तथा शांति का अविभाज्य है। राष्ट्रीय आंदोलन ने दूसरे लोगों को संघर्ष के साथ साथ संबंध जोड़े। तो 1927 में उत्पीड़ित समुदाय के लिए कांग्रेस ने ब्रुसेल्स में एक बैठक आयोजित किया जिसे जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। कहाँ? ब्रुसेल्स में। राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे लोगों को संघर्ष के साथ संबंध जोड़ा, माने दूसरे देशों के लोगों के साथ संबंध जोड़ने का काम किया। 1927 में कांग्रेस ने एक ब्रुसेल्स में एक बैठक, ब्रुसेल्स बाहर पड़ता है इंडिया से बाहर, जिसकी जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ भाग लिया था। लीग अगेंस्ट इंपीरियल साम्राज्यवाद विरोधी संगठन नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना हुई जिससे साम्राज्यवाद सर्वप्रथम समाप्त करने का प्रयास किया गया। अनेक विख्यात हस्तियां कई देशों के आज़ादी के आंदोलन का नेता लीग से जुड़ गए। अनेक विश्वविख्यात हस्तियां कई देशों की आज़ादी के लिए आंदोलन से जुड़ गए। अल्बर्ट आइंस्टीन, जूलियो क्यूरी जैसे वैज्ञानिक, मैक्सम गोर्की
जैसे साहित्यकार भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस भी इसी लिंक से जुड़ गई थी। भारत में आज़ादी तो चल ही रहा था, लेकिन भारत के बाहर जितने सारे देश थे और इम्पोर्टेंट आदमी, जैसे कहने का मतलब है अल्बर्ट आइंस्टीन, जूलिया क्यूरी जैसे वैज्ञानिक, मैक्सिमा गोर्की जैसे साहित्यकार जुड़ गए थे हमारे देश की आज़ादी दिलाने के लिए। जापान अब एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था उस समय, साम्राज्यवादी शक्ति। 1931 में चीन पर आक्रमण किया और भारतीय राष्ट्रवादियों ने जापान के विरुद्ध चीन की जनता का समर्थन किया। जापान वस्तुओं का बहिष्कार करने लगा था। आक्रमण के पश्चात भारतीय चिकित्सा के एक दल चीन गया, वहां की जनता का कष्ट निवारण के लिए काम किया था दोस्तों। इस समय एक ऐसे हिंसात्मक आंदोलन का उदय हुआ जो खुले तौर पर जनतंत्र और मानव समानता का विरोधी और युद्ध का पोषक था, जिसे फासिस्ट आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फासिस्ट आंदोलन। इटली और जर्मनी में फासिस्ट सरकार बनी। इटली और जर्मनी में क्या बना? फासिस्ट सरकार बना। इन सरकारों ने अपनी जनता के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई किया। आतंकवादी कार्रवाई की और जनता को मूलभूत अधिकारों छीन लिए गए। जाओ। हिटलर ने जर्मनी में सत्तारूढ़ हुआ। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। उसने यहूदियों को संपूर्ण विनाश आरंभ कर दिया। वाह! यहूदियों को संपूर्ण विनाश का आरंभ कर दिया। अन्य देशों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाने में जापान भी इटली और जर्मनी के साथ मिल गया। जापान भी इटली और जर्मनी के साथ मिल गया। स्पेन के फासिस्टों ने वह जनतांत्रिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इटली और जर्मनी ने स्पेन फासिस्टों को सक्रिय मदद मिला। सारी दुनिया की जनता रोष फैल गया। सारी दुनिया के जनता में रोष फैल गया था दोस्तों। भारत के राष्ट्रवादी नेता देशों की आज़ादी और शांति के लिए फासिज्म में खतरे समझते थे। भारत के राष्ट्रवादी नेता देशों की आज़ादी के लिए, जो शांति के लिए, फासिज्म जो था ना, फासिस्टवाद, उसको खतरा समझते थे। उन्होंने फासिज्म के विरुद्ध लड़ रही स्पेनवासी जनता का समर्थन किया। अब भारत सहित कई देशों के लोग स्पेन वासियों के साथ मिलकर आज़ादी के लिए लड़ने के लिए स्पेन गए थे दोस्तों। फासिस्ट जो बात था वो एक प्रकार का आतंकवाद था, कहने का मतलब हुआ। लेकिन भारत के जो नेताओं लोग थे, भारत के जो यहाँ के संस्था था, यहाँ के लोग थे, जो वो उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसके विरुद्ध स्पेन वासियों को, जनता को समर्थन दिया और कई यहाँ से कई लोग स्पेन में गए लड़ने के लिए। जवाहरलाल नेहरू भी, बीपी कृष्णन भी, स्पेन गए और उन्होंने वहाँ जनता का, भारतीय जनता के सहयोग का आश्वासन दिया। इटली के अबिसिनिया जैसे इथोपिया पर आक्रमण किया। इटली ने अबिसिनिया, इथोपिया पर आक्रमण किया। पश्चिमी देशों के साथ अपनी सहमति कर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी देशों के साथ आपसी सहमति करके हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन नेताओं में पश्चिमी देशों के तानाशाही दृष्टिकोण की नीति को निंदा की। जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या कर रहे थे? राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को ने पश्चिमी देशों के तानाशाह और तुष्टीकरण के नेताओं को क्या कर दिया? निंदा कर दिया। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने नेहरू से मिलने की इच्छा किया, तो नेहरू ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। नेहरू ने इच्छा किया तो नेहरू ने उसे मिलने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया था। कौन सा पार्टी? गदर पार्टी का स्थापना किया था।
1935 का कानून और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ने घोषणा की कि देश की सरकार संविधान किस तरह का हो सकता है, यह निर्णय केवल भारत की जनता ही कर सकता है। कौन कहा था? कांग्रेस। कांग्रेस ने घोषणा किया कि देश की सरकार का संविधान के किस तरह हो सकता है, यह निर्णय केवल भारत की जनता कर सकता है। सरकार ने कांग्रेस की मांग उपेक्षा अगस्त 1935 में ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार भारत के एक संघ राज्य बनेगा। 1935 ई गवर्नमेंट एक्ट के अनुसार भारत के एक संघ राज्य बनेगा, जिसमें 50% रियासतें शामिल हो जाएंगे। कितना? 50% रियासतें शामिल हो जाएंगे। एक्ट ने भारत को स्वतंत्रता उपनिवेश के स्वरूप को सरकार देने का उल्लेख नहीं किया। भारत को स्वतंत्रता उपनिवेश के स्वरूप की सरकार देने का उल्लेख नहीं किया। 1935 के कानून तत्कालीन स्थिति से बेहतर था। उसने प्रांतीय स्वतंत्रता की व्यवस्था को लागू किया था। दोस्तों, प्रांतीय सरकारों ने मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो गए। विधानसभा के अधिकारों को बढ़ा दिया गया और मताधिकार सीमित कर दिया गया था। उसमें गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति के अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहा। गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार किसका हाथों में? ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ 1936 में आयोजित किया गया कांग्रेस का अधिवेशन 1935 एक्ट को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में लखनऊ 1936 में आयोजित किया कांग्रेस के अधिवेशन 1935 एक्ट को अस्वीकार कर दिया गया। अधिवेशन में संविधान सभा गठित करने की मांग की गई। 1937 में होने वाले प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का निर्णय भी लिया गया। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि वह एक्ट वापस लेने की मांग करेगी। चुनावों में कांग्रेस भारी विजय हुआ। 5 प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत मिला। 3 अन्य प्रांत सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। 5 प्रांत में उसने पूर्ण बहुमत मिला और 3 गो प्रांत है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आया। दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भी अपने को सभी मुसलमान का प्रतिनिधि संगठन मानती थी। उसने सुरक्षित स्थानों के लिए 1/4 से भी कम स्थान प्राप्त किया। सुरक्षित स्थानों में से 1/4 से भी कम स्थान प्राप्त किया था मुस्लिम लीग ने। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जहां खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व राष्ट्रीय आंदोलन का अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, वहां मुस्लिम लीग ने भी अपना स्थान प्राप्त नहीं किया था। हिंदू सांप्रदायिक दलों की समाप्ति हो गई। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांत कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए गए। 11 प्रांत में से कितना? 7 प्रांत कांग्रेसी मंत्रिमंडल। अन्य 2 प्रांत अन्य दलों को सहायता से सरकार बनाई गई। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने शिक्षा का प्रसार किया, किसानों की हालत सुधार किया। उन्होंने राजनीतिक वादियों को रिहा कर दिया, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिया। इन मंत्रिमंडल ने भारतीय रियासतों की जनता को प्रभावित किया। राजा, नवाबों और निरंकुश शासकों को कष्ट भोग रही थी। जनता ने देखा कि भारत के कई प्रांतों में सरकार जनता का प्रतिनिधित्व द्वारा चलाई जा रही है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेताओं ने कांग्रेस का औपनिवेशिक शासन को अंतर्गत मंत्रिमंडल बनाने का विरोधी थे। देश में किसान और मजदूर संगठन का प्रभाव बढ़ गया था। दोस्तों, आचार्य नरेंद्र जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। आज समाजवादी कांग्रेस समाजवादी देखते हैं हम लोग। योगेश चंद्र चटर्जी, स्थापना 19 मार्च 1940 को बंगाल में होता। अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालने का काम किया था। इसका उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना। पार्टी के त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के समर्थक में भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागतम किया था।
उस समय कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी मजबूत हो गई थी। इसी प्रकार उन लोगों ने प्रभाव बढ़ गया और ब्रिटिश सरकार को साथ समझौता करने का पक्ष नहीं थे दोस्तों। वे पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में और इसके आंदोलन के करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नरमवादी नेता पट्टाभी सीतारामैया के विरुद्ध चुनाव लड़े। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक नरमवादी नेता पट्टाभी सीतारामैया के विरुद्ध एक चुनाव लड़े और विजयी रहे। उन्होंने जल्दी ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी त्याग दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना किया। कौन? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को मुकर नाम में किए थे। सभी साम्राज्य विरोधियों को शक्तियों की संगठित को करना, अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति को तत्पर रहना। सदस्य थे देवव्रत विश्वास महासचिव थे विशंभर, राष्ट्रीय गृह मंत्री स्वामी सहजानंद थे। अब पढ़ेंगे दोस्तों प्रमुख व्यक्तियों की उनकी उपाधियां। महात्मा गांधी को उपाधि कौन दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने देने वाले थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन दिया? राष्ट्रपिता का उपाधि महात्मा गांधी कौन दिया? तो सुभाष चंद्र बोस को दिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे, गुरुदेव महात्मा गांधी। ठीक है, उपाधि देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है। देश रत्न किनको कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने कहा था। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतरी ने कहा था। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने कहा था। जगत गुरु हरिविजय सूरी को कहा था अकबर ने। कंठ भरवानी तानसेन को कहा था अकबर ने कहा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। कौन कहा था? चर्चिल। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कुछ सीखने को मिला है ना। मेन पॉइंट को आप कॉपी कलम निकाल करके नोट कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आप जब तक नोट नहीं करते और बार बार रिवाइज नहीं करते हैं ना तो आप एग्जाम में हल नहीं कर पाएगा दोस्तों। थैंक यू।